हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 14 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। इसी के साथ आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स लेते हैं तो जितना भी मटेरियल है आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही आपको मिल पाएगा। तो इस तरह का कंटेंट हम देते हैं, ये सब पॉइंट्स आपके सामने लिखे आप इनको देख सकते हैं। और हमारी ऐप पर आपको फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ ही पेड मटेरियल भी मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडियाज हरनाज संधू हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2021। द कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड इन इसराइल। तो देखिए, इसराइल की एलाट इस सिटी में ये कॉन्टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर इंडिया की हरनाज संधू, इनको मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है। आपको बता दें 21 साल की हैं ये, और इनसे पहले कौन थी? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। तो जो पहले की होती है ना, 1 साल पहले की होती है, वही ताज पहनाती है। तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, इन्होंने इनको ये क्राउन पहनाया है। आपको जानना चाहिए इससे पहले 2 भारतीय महिलाएं और जो है मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। कौन कौन? एक तो है सुष्मिता सेन, जिन्होंने टाइटल साल 1994 साल 1994 में जीता था। साथ ही लारा दत्त साल 2000 में ये मिस यूनिवर्स का ताज इन्हें पहनाया गया था। आपको बता दें जो हरनाज संधू हैं ये चंडीगढ़ से हैं। आबू धाबी ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मैक्स वर्स्टैपन वॉन दी आबू धाबी ग्रां प्री। तो देखिए, आबू धाबी ग्रां प्री कहाँ पर हुआ? ये यास मरीना सर्किट है, यहाँ पर हुआ है। तो मैक्स वर्स्टैपन ने ये ग्रां प्री जीत लिया है। इसी के साथ इन्होंने अपना पहला फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल भी जीता है। आपको जानना चाहिए साल 2021 में जो मैक्स वर्स्टैपन ने, इन्होंने कौन कौन से जीपी जीते हैं? मैक्सिकन जीपी, यूनाइटेड स्टेट्स जीपी, डच जीपी, बेल्जियन जीपी, ऑस्ट्रियन जीपी, स्टेमार्क जीपी, फ्रेंच जीपी, मोनाको जीपी एंड एमिलिया रोपेंगना जीपी। ये सभी जीपी इन्होंने 2021 में जीते हैं। आपको जानना चाहिए ये डच प्लेयर हैं जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एवरी ईयर यूनिसेफ डे इज ऑब्जर्व ऑन December 11। साथ ही आपको जानना चाहिए इस बार इसका थीम रहा है टू हेल्प चिल्ड्रन रिकवर फ्रॉम इंटरप्शंस एंड लर्निंग लॉसेस एक्सपीरियंस थ्रू पेंडेमिक्स इन द लास्ट 2 years। कैथरीन रसेल को किस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कैथरीन रसेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूनिसेफ। तो इससे पहले हमने यूनिसेफ डे के बारे में बात किया, ये भी क्वेश्चन आपका यूनिसेफ से संबंधित है, जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के एंटोनियो गुटेरेस, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि कैथरीन रसेल, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की असिस्टेंट हैं, इनको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजेंसी यानी कि यूनिसेफ का नेक्स्ट हेड बनाया जाएगा और ये हेनरिटा फोरे को सक्सीड करेंगी। आपको जानना चाहिए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2021 का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ग्लोबल मीट्स लोकल इज द थीम फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2021। ये थीम यहाँ पर भी लिखा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इसका 6th एडिशन जो है हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ है। हाइब्रिड फॉर्मेट मतलब कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े और कुछ लोग जो है इन पर्सन मौजूद रहे, जहाँ पर भी ये समिट हुई होगी उसको बोलते हैं हाइब्रिड। आपको जानना चाहिए ये जो है जॉइंटली ऑर्गेनाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कार्नेजी इंडिया के द्वारा। साल 2016 से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस बार इसका थीम रहा 2021 में ग्लोबल मीट्स लोकल। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अत्याचारों के खिलाफ शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्या है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 14566 इज द नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एट्रोसिटीज का मतलब क्या होता है? अत्याचार करना। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज इसको शुरू किया है। कौन सी है ये? 14566 राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मतलब 7 दिन 24 घंटे ये होता है राउंड द क्लॉक का मतलब। तो ये हिंदी, इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें लॉन्च की गई है। भोपाल में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर एयर राइफल दोनों में स्वर्ण पदक किसने जीते? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इन द 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन भोपाल, दिव्यांश सिंह पंवार वॉन बोथ द सीनियर एंड जूनियर एयर राइफल गोल्ड मेडल्स। जानेंगे। पहली बात तो ये, भोपाल मध्य प्रदेश में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, 64वां एडिशन रहा, और सीनियर और जूनियर एयर राइफल के गोल्ड मेडल जीते हैं दिव्यांश सिंह पंवार ने। तो दिव्यांश सिंह पंवार किससे संबंधित हुए? शूटिंग से। इन्होंने महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल को हराया, इसका मतलब कि सिल्वर मेडल रुद्राक्ष ने जीता है, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ये जीता है हृदय हजारिका ने। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल श्रम आय में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 18% इज द वीमेंस शेयर ऑफ टोटल लेबर इनकम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। तो आप देख सकते हैं चाइना का काफ़ी ज़्यादा है, फिर श्रीलंका, नेपाल, इंडिया जो है काफ़ी पीछे है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो टोटल लेबर इनकम है उसमें जो मैन है, जो पुरुष हैं, ये 82% जो है हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि वीमेन जो है वो केवल 18% ही अर्न करती हैं। तो ऐसा कहा है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 ने। इस रिपोर्ट के बारे में हम पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने जाना था कि इसके मुख्य ऑथर कौन है, मेन ऑथर कौन है इस रिपोर्ट की है ल्यूकास चांसेल। बाकी आपको जानना चाहिए जो एशिया में जो एवरेज है ये 27% का है, यानी कि जो लेबर इनकम में जो महिलाओं का जो शेयर है वो 27%, लेकिन भारत में 18.3% ही है। किस बैंक ने उत्कर्ष पुरस्कार डिजिधन अवार्ड 2019-20 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पंजाब नेशनल बैंक हैज वॉन उत्कर्ष पुरस्कार डिजिधन अवार्ड 2019-20। ठीक है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने जीता है उत्कर्ष पुरस्कार डिजिधन अवार्ड 2019-20 फॉर अचीविंग द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस। किस कैटेगरी में? स्मॉल एंड माइक्रो बैंक्स की कैटेगरी में 2019-20 के लिए। आपको बता दें जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने डिजिटल पेमेंट उत्सव इसको होस्ट किया है, साथ ही एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट्स संदेश यात्रा। इसी के साथ इन्होंने एक डिजिटल पेमेंट्स एंथम जिसका टाइटल चुटकी बजा के इसको भी लॉन्च किया है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए, इसी में जो कर्नाटक बैंक है इसको 2 डिजिधन अवार्ड्स मिले हैं। किस लिए? फॉर अचीविंग द टारगेट विद द हाइएस्ट परसेंटेज इन भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। तो भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है कर्नाटका बैंक का रहा है, जो टारगेट इन्होंने अचीव किया है सबसे ज़्यादा कर्नाटक बैंक ने किया है भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस का, अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें 2019-20, 2021 के लिए। उन भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए जिन्हें विकासशील देशों के युवा गणितज्ञ के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2021 DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए, इंडियन मैथमेटिशियन है नीना गुप्ता, इनको रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कहाँ पर है, कोलकाता में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ISI भारत में कहाँ पर है, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर ये मैथमेटिशियन की फैकल्टी हैं, तो इनके ये रामानुजन प्राइज दिया गया है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाता है फॉर यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एलजेब्रा में इनका काफ़ी अच्छा वर्क रहा है। ये आपको पॉइंट जानना चाहिए, एक तो ये 4th इंडियन बन गई हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और ओवरऑल ये 3rd वुमेन बन गई हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो 3rd वुमेन और 4th इंडियन ये बन गई हैं। इनसे पहले
जो ये आपका आईएसआई है, यहीं से दो और लोगों को भी मिल चुका है। एक तो है रीता ब्राता मुंशी और दूसरे हैं अमालिंदु कृष्णा। ये दोनों भी आईएसआई से ही रहे हैं, इससे पहले इनको भी मिल चुका है। तो देखिए इस पुरस्कार को साल 2004 में जो है क्रिएट किया गया था, और सबसे पहले साल 2005 में दिया गया ब्राज़ीलियन मैथमेटिशियन मार्सेलो वियाना को। ये जो अवार्ड है किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ICTP, किसके साथ मिलकर? इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। आपको जानना चाहिए ये अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है यंग एमिनेंट मैथमेटिशियंस को, जिनकी एज जो है 45 साल से कम की होती है उन्हें। हरबंस कपूर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा बी। हरबंस कपूर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिशियन। देखिए फॉर्मर उत्तराखंड मिनिस्टर एंड 8 टाइम MLA रहे हैं हरबंस कपूर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको बता दें देहरादून कैंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है रिप्रेजेंट करते थे, MLA थे ये। इससे पहले ये स्पीकर भी रह चुके 2007 से 2012 तक, उत्तराखंड की जो विधानसभा है वहाँ पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। समकालीन खतरे के वातावरण में साइबर स्पेस की सुरक्षा, इस थीम पर यानी इस विषय पर किस देश ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन द कंटेम्प्रेरी थ्रेट इन्वायरमेंट। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक प्रैक्टिकल सेमिनार को होस्ट किया है, जिसका थीम रहा सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन द कंटेम्प्रेरी थ्रेट इन्वायरमेंट। किसके लिए? जो SCO के मेंबर स्टेट्स हैं इनके लिए। SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ जानिएगा। देखिए जो आपका ये SCO है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके दो मुख्य पार्ट हैं। एक तो है सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग चाइना में है, दूसरा है RATS। ये कहाँ पर है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो PCS टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना उनमें पूछा गया है कि RATS ये किस से संबंधित है? तो ऑप्शन आ जाता है ब्रिक्स, SCO, नेटो, यूरोपियन यूनियन, इस तरह से आ जाता है। तो सही आंसर उस दशा में होगा SCO। ठीक है, तो इसका अंग है ये रैट्स। अब इसकी ये जो आपका जो रैट्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये किसका अंग है? SCO का अंग है। तो भारत ने जो है ना इसकी चेयरमैनशिप ले ली है अब 1 साल के लिए। जो ये रैट्स है इसकी चेयरमैनशिप भारत के पास है। अक्टूबर 28 2021 से 1 साल के लिए भारत के पास इसकी चेयरमैनशिप है, इसीलिए भारत ने ये वाली जो सेमिनार है इसको होस्ट किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये दोनों आप याद रखिएगा, SCO का सेक्रेटेरिएट बीजिंग चाइना में है और रैट्स जो है ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट इज 56th। जानेंगे इस बारे में। तो स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर टॉप पोजीशन हासिल की है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में, जो कि एनुअली IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा रिलीज की जाती है। दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर लग्जमबर्ग, चौथे पर नॉर्वे और 5th पर है डेनमार्क। इंडिया 56th पोजीशन पर है और अरब वर्ल्ड में UAE सबसे टॉप पोजीशन पर है। आपको बता दें 64 इकोनॉमीज़ को यहाँ पर जो है शामिल किया गया है इस इंडेक्स को बनाने के लिए। कई तरह के फैक्टर्स को देखा गया है, हाउ इकोनॉमीज इन्वेस्ट इन एंड डेवलप लोकल पर्सनल, देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्किल्ड वर्कर एंड क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक टैलेंट पूल्स। तो कई तरह के फैक्टर देखकर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। किस बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड USD 350 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर भारत में अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए 350 मिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव कर चुका है। तो जो भी अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत 2.0 के तहत जो स्कीम चल रही हैं, जो भी कार्य चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कार्य चल रहे हैं, तो उनमें ये लोन प्रोवाइड होगा, ये लोन यूज़ होगा। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कई तरह के करंट अफेयर पढ़े। एक तो हमने ये पढ़ा कि उत्तराखंड में
वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने और सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए $125 मिलियन का लोन इंडिया और एडीबी ने साइन किया है। एक हमने पढ़ा था कि अगरतला में अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी के साथ $61 मिलियन का लोन भारत ने साइन किया। एक हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट है इसके लिए एडीबी ने $250 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। साथ ही हमने पढ़ा कि तमिलनाडु में जो अफोर्डेबल हाउसिंग है अर्बन पुअर के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए एडीबी ने $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। इसरो ने किस स्मार्ट डिवाइस निर्माता के साथ मोबाइल प्लेटफॉर्म में नाविक मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ओप्पो टू वर्क टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग नाविक मैसेजिंग सर्विसेज इन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। जानेंगे इसके बारे में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने ओप्पो के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके तहत मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर भी नाविक मैसेजिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड कराई जाएगी। नाविक या फिर आप इसको कहते हैं इसकी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको आप सभी जानते होंगे। इसका मकसद क्या होता है कि नेविगेशन, रीजनल नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना। नेविगेशन आप सभी जानते हैं ना, नेविगेशन प्रोवाइड कराना कहाँ तक? जो भारत का जो मेन लैंड है उससे 1500 किलोमीटर तक के एरिया में। नीति आयोग ने किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में कॉन्वॉक 2021-22 लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद भारती फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड कॉन्वॉक 2021-22। तो देखिए नीति आयोग ने यहाँ पर कॉन्वॉक 2021-22 लॉन्च किया है भारती फाउंडेशन के साथ मिलकर, जो कि भारतीय एंटरप्राइजेस की एक फिलान्थ्रोपिक आर्म है। और आपको बता दें कॉन्वॉक की एक नेशनल रिसर्च सिंपोजियम फॉर टीचर्स है और जो स्कूल के हेड्स हैं उनके लिए है। टीचिंग क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए इस तरह के जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस कॉरिडोर के संबंध में एक स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट 12 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी इन रिगार्ड्स टू देहरादून दिल्ली कॉरिडोर। जानेंगे इसके बारे में। देखिए दिल्ली से देहरादून के बीच में जो है सफ़र का जो समय है उसको कम करने के लिए कॉरिडोर बन रहा है। तो नेशनल हाईवे 72A का ये पार्ट रहेगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। तो इस पे जो फॉरेस्ट लैंड है उसको जाहिर सी बात है जब रोड बनेगी तो उसको साफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित इस पर निगरानी रखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक इंडिपेंडेंट 12 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी की जो है को गठन किया है। इस कमेटी की को गठन किया है। और आपको बता दें जो कमेटी है इसको जो हेड करेंगे ये उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हेड करेंगे, जो कि फिलहाल SS संधू हैं। किस राज्य में माऊमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फाउंडेशन स्टोन वाज लेड फॉर माऊमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो गुजरात में माऊमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। साथ ही उमिया माता धाम टेम्पल और गुजरात में जो टेम्पल प्रीमाइसेस हैं इनको बनाने की आधारशिला रखी गई है। तो प्रधानमंत्री ने इस वक्त जब इसकी आधारशिला रखी गई तो यहाँ पर संबोधित भी किया है। बाकी आप जानते हैं गुजराती कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट इन बलरामपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट को जो है इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस रीजन में जो सिंचाई कार्य के लिए जो पानी की व्यवस्था है उसको पूरा करने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है। 9800 करोड़ रुपए का पूरा ये प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो सरयू कैनाल प्रोजेक्ट है इसमें 5 रिवर का इंटरलिंकिंग भी है, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो इनको भी इंटरलिंक किया जाएगा। बाकी ये तो आप जानती हैं कि गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज द चेक लापकोक एयरपोर्ट लोकेटेड? आंसर इज हांगकांग।
International Day of Banks is celebrated on which day? Answer is 4th of December. International Day of Neutrality is celebrated on which day? Answer is 12th of December. Name the Lieutenant Governor and capitals of Jammu and Kashmir. So मनोज सिन्हा जो है गवर्नर हैं और समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल है जम्मू. Which bank recently launched Trade Immers, an online platform for Indian exporters and importers? Answer is ICICI Bank. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें. चलिए अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस. और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं. चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन विच सिटी? इन विच स्टेट इज द बुक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? Name the Lieutenant Governor and capital of Ladakh. Sakarbaग Zoological Garden is situated in which state? Hyderpur wetland has become India's 47th and UP's dash रामसर साइट. तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा. देखिए इंडिया का तो 47th रामसर साइट बन गया है हैदरपुर वेटलैंड, और ये उत्तर प्रदेश से कौन से नंबर का बना है ये आपको हमें बताना है. तो कोशिश कीजिएगा पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें. आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू गाइस.